हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का जो अपना सपोर्टिंग मटेरियल है। इसका जो सॉल्यूशन है चैप्टर 10th कराने वाला हूँ। आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 9 है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो चैप्टर 10 था ये पहले। ठीक है, तो चैप्टर हमारा उपनिवेशवाद और देहात, इसके आपको सपोर्टिंग का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आपके प्री बोर्ड बोर्ड दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इससे पहले के चैप्टर मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं और इसके आगे के जो बचे हुए चैप्टर हैं वो जल्दी ही कराने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहाड़ी जो लोग थे वो अपना निर्वाह कैसे करते थे। तो देखिए, ये जो लोग थे जंगल की जो उपज होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे, झूम खेती करते थे। ठीक है, झूम खेती वगैरह से अपना निर्वाह किया करते थे। और स्थायी बंदोबस्त कौन सा प्रांत में लागू किया गया था? ये बंगाल में लागू किया गया था। इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, और अवध का विलय जो है वो ब्रिटिश भारत में किस वर्ष हुआ था? तो 1856 में इसको ब्रिटिश भारत में इसको मिला लिया गया था। और पहाड़िया जो लोग थे वो झूम खेती के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते थे? तो देखिए, पहाड़ी लोग जो थे वो कुदाल का प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह दूसरी जनजाति कौन सी थी जिससे पहाड़ी लोगों का संघर्ष हुआ? तो संथाल लोग जो थे इनके साथ पहाड़ी लोगों का संघर्ष हुआ था। दिक्कू कौन थे? दिक्कू तो ये साहूकार लोग हुआ करते थे, इनको दिक्कू भी कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किस रेजिडेंसी में लागू हुई थी? तो ये बम्बई दक्कन की साइड में इसको लागू किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध संथालों ने विद्रोह किस वर्ष किया था? तो ये 1855-56 के आसपास की बात है, जब संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल के जो विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? तो सिद्धू मांझी जो थे ये इनके नेता थे। और 1860 के दशक में भारत से ब्रिटेन को आयात की जाने वाली वस्तु कौन सी थी? तो कपास को आयात किया जाता था। अब बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त जो है वो कौन से वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1793 में लागू हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, और इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है कि राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदार जो होता है, ठीक है, जमींदार का जो अधिकारी आता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको अमला कहा जाता था, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है लास्ट वाला ये ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में धनी किसानों के वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन हो जाएगा। और 15वां क्वेश्चन है कि 5वीं रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो ये 1813 में की गई थी। ठीक है, 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका कि पहाड़ी लोग जो थे वो किस प्रकार की खेती करते थे? तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ये झूम खेती करा करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहाड़ी लोग जो थे वो कहाँ पे रहते थे? तो ये राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन से इलाके को संथालों की भूमि घोषित किया गया था? जो दामिन ए कोह वाला एरिया था इसको संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया था। लेखा भैया चलाने का जो कार्यक्रम था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए, ये सूपा नाम का कोई गांव था, यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटेन का कौन सा शहर सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए मशहूर था? तो ये मैनचेस्टर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि आपके सामने ये इमेज दे रखी है और पेपर में हो सकता है ऐसी इमेज आ जाए, फोटो आ जाए। तो इसमें ये आपसे कहा गया है कि बताइए, इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसका नाम जो है आपको बताना है कि ये कौन है। तो ये संताल जो विद्रोह हुआ था उसका नेता था, इसका नाम था सिद्धू मांझी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन की। 3 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंपनी राजस्व मांग को स्थायी रूप से निर्धारित करने में किन लाभों की अपेक्षा कर रही थी? यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया था तो उसने क्या सोच के लागू किया था कि उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो कंपनी को राजस्व नियमित रूप से प्राप्त होगा, ऐसा कंपनी ने सोचा था। कंपनी ने सोचा था कि अगर हम फिक्स कर देंगे राजस्व को, ठीक है, स्थायी कर देंगे, तो हमें रेगुलर जो राजस्व है वो मिलेगा। ठीक है, ये इन्होंने सोचा था। और जो उद्यमकर्ता वगैरह है, इन्होंने ये भी सोचा था कि जो उद्यमकर्ता होंगे, जो पूंजी को निवेश करने वाले लोग होंगे, वो भी एक आस लगा सकते हैं कि वो उन्हें भी एक निश्चित लाभ होगा, वो निश्चित लाभ कमा सकेंगे, कमा पाएंगे। ठीक है, ऐसा कंपनी ने सोचा था। सेकंड क्वेश्चन है कि राजस्व राशि की अदायगी में जमींदारों की असफलता के क्या कारण थे? देखिए, जमींदार जो थे वो राजस्व को जमा नहीं कर पाते थे, तो क्या कारण थे?
तो इसमें क्या था कि जो राजस्व की जो प्रारंभिक मांग थी, जो जो मतलब इन्होंने जो दर रखी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, यानी इतना ज़्यादा राजस्व था कि किसान उसको जमा ही नहीं कर पाता था। अब किसान अगर जमींदार को ही नहीं जमा कर पाएगा तो जमींदार फिर अंग्रेजों को कैसे देंगे, ठीक है, ये समस्या आ रही थी। फिर क्या है कि ये मांगे 1790 के दशक में लागू की गई थी। उस समय में क्या था, देखिए, कृषि की जो उपज है यानी जो फसल होती है, उस फसल की कीमत जो थी वो कम थी। अब सोचिए कि फसल की कीमत तो बहुत कम है लेकिन टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो फसल को अगर कम कीमतों में बेच भी दिया जाएगा तो टैक्स कैसे जमा कर पाएगा किसान, तो ये समस्या थी। फिर क्या है कि चाहे फसल अच्छी हो या फसल खराब हो, अंग्रेजों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उनको बस क्या था कि हमारा जो भुगतान है वो हमें समय पे चाहिए, यानी इन्होंने जो सूर्यास्त विधि बता रखी थी उसके अकॉर्डिंग इनको बिल्कुल टाइम पे चाहिए होता था अपना जो राजस्व है, चाहे फसल कैसी भी हो। तो ये कुछ समस्या थी जिसकी वजह से जो जमींदार लोग थे वो टैक्स को जो राजस्व था उसको जमा नहीं कर पाते थे। अगला क्वेश्चन है कि 1770 और 80 के दशक में जो ब्रिटिश अधिकारी थे इनका राजमहल की पहाड़ियों के प्रति क्या रवैया था। तो देखिए, ब्रिटिश अधिकारी जब राजमहल की पहाड़ियों में जाते थे तो वहाँ के जो पहाड़ी लोग थे वो उनको शक की नज़रों से देखते थे, ठीक है, और उनका बर्ताव उनके साथ सही नहीं रहता था। तो ऐसे में ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, पहाड़ियों के प्रति क्रूर नीति अपना ली। वो उनका शिकार और संहार करने लगे, उनको मारने पीटने लगे, ठीक है। 1780 के दशक में भागलपुर के जो कलेक्टर ऑगस्टस क्वीटलैंड थे, इन्होंने शांति स्थापना की एक नीति, एक पॉलिसी बनाई थी। इसके अनुसार क्या कहा गया था कि जो पहाड़ी लोग हैं उनके जो मुखिया हैं उनको एक वार्षिक भत्ता दिया जाएगा, यानी उनको एक फंड दिया जाएगा जो साल में एनुअल होगा, ठीक है, हर साल दिया जाएगा। और उसके बदले में उन्हें अपने जो आदमी है यानी जो उनकी जो जंगल में रहने वाले जो पहाड़ी लोग हैं उनका चाल चलन जो है, चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ये लूट लिया करते थे दूसरों को, ठीक है, जंगलों में जो जाते थे उन पे हमला भी कर देते थे, तो इस तरीके का था। तो इसलिए इनका चाल चलन ठीक कराने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी लेकर आए थे। उनसे ये आशा की गई थी कि वह अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे, लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन क्या हुआ, जो पहाड़ी मुखिया थे उन्होंने इस फंड को लेने से मना कर दिया, और कुछ ने तो लिया भी लेकिन उनको फिर उनके समुदाय ने निकाल दिया, यानी उनके खुद के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बुकानन जो है उसका विवरण को पढ़ते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, बुकानन ने क्या करा, वो अंग्रेजों के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, और वो जब जाता था किसी जगह पे वहाँ के संसाधनों को देखता था, ठीक है, उसको इसीलिए नियुक्त किया गया था। अब वो अंग्रेजों का एक अधिकारी है, कर्मचारी है, तो वो अंग्रेजों के नज़रिए से लिखता था, ठीक है, तो उसको बिल्कुल एक्यूरेट समझना भी हमारे लिए सही नहीं है। तो ये हमें सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि बुकानन जो भी लिखता था, ठीक है, जो भी उसका विवरण है उसको पढ़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था वो, और उसकी यात्रा जो थी वो केवल उसको भूदृश्य से कोई प्यार नहीं था कि वो अच्छी अच्छी जगह जाना पसंद करता था, उसे जंगल पसंद थे, ऐसा नहीं, बल्कि वो अज्ञात की खोज से प्रेरित भी नहीं था। ना तो उसे किसी भूदृश्य से प्यार था, ना उसे अज्ञात की खोज थी, बल्कि उसका काम क्या होता था, वो नक्शा वगैरह बनाया करता था, ठीक है, वो नक्शा नवीसों के साथ, सर्वेक्षकों के साथ, पालकी उठाने वाले कुलियों के साथ, और एक पूरा ग्रुप होता था उनके साथ यात्रा करता था। उसका जो मेन उद्देश्य होता था वो उद्देश्य ये होता था कि उसको देखना है कि किस जगह पे कौन से संसाधन है, कहाँ पे खेती की जा सकती है, कहाँ की ज़मीन कैसी है, ठीक है, कहाँ पे कौन से पत्थर हैं, जो भी है, जंगल कैसे साफ किया जा सकता है, कैसे मतलब फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंच सकता है, वो इस नज़रिए को देखता था। तो उसकी जो यात्रा का जो खर्च होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, और वो उनको उसके बदले में सूचनाएं देता था, ठीक है। और बुकानन को साफ साफ बताया हुआ था कि उसको क्या देखना है और क्या खोजना है और क्या लिखना है, सब कुछ अंग्रेज़ों ने डिसाइड कर रखा था। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई भी ऐसी चीज़ अंग्रेज़ों के खिलाफ लिख सकता है जो कि अंग्रेज़ों की कोई गलत पॉलिसी रही होगी तो उसके खिलाफ नहीं लिख सकता, क्योंकि वो कर्मचारी उन्हीं का है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये सावधानी बरतनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभरारी बंदोबस्त को बंगाल के से बाहर बिरले ही लागू किया गया, इसका क्या मतलब है। बिरले का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि कम, यानी कि बंगाल के बाहर इस व्यवस्था को बहुत कम ही लागू किया गया होगा, या कहीं थोड़ी मोड़ी जगह में कहीं लागू कर दिया तो कर दिया, बाकी इसको अन्य जगह पे इस तरीके से लागू नहीं किया गया था। तो देखिए, इस कथन का अर्थ यह है कि स्तंभरारी बंदोबस्त जो है वो बंगाल से बाहर कम लागू किया गया था, क्योंकि देखिए क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसका शासन जो है वो बंगाल से बाहर फैल रहा था। जैसे जैसे उसका शासन बाहर की तरफ गया तो उसने क्या करा, राजस्व की नई प्रणालियाँ जो थी वो लागू करनी शुरू कर दी। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1810 के बाद, देखिए 1793 के आसपास ये लेके आए थे स्थायी बंदोबस्त, स्तंभरारी बंदोबस्त। उस समय की सिचुएशन अलग थी, लेकिन 1810 के आसपास
जो खेती की कीमतें थी वो बढ़ गई थी। तो ऐसे में देखो, ये जो स्तंभरारी बंदोबस्त था इसमें क्या होता था, इसमें जो टैक्स की जो राजस्व की राशि होती थी वो पहले से फिक्स कर दी जाती थी कि भाई इस किसान को या इतनी ज़मीन वाले को या जो भी उनका सिस्टम रहा होगा कि एक फिक्स अमाउंट देना है। अब वो तो फिक्स था, चाहे उनकी फसल हो चाहे ना हो, चाहे फसल सस्ती बिके महंगी बिके, उन्हें उससे मतलब नहीं था, ये सिस्टम था। लेकिन 1810 में क्या होता है, जो फसल की कीमत है वो बढ़ जाती है। अब कीमत बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है किसानों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये अंग्रेज चाहते थे कि बढ़ी हुई कीमत का उनको फ़ायदा मिले, यानी कि टैक्स और ज़्यादा कर दें। तो इसलिए इन्होंने क्या करा था, ये ज़्यादा मतलब राजस्व कमाना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने जो बंगाल वाली जो फिक्स वाली व्यवस्था थी उसको दूसरी जगह पे लागू नहीं किया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई वो बंगाल में लागू की गई जो प्रणाली थी उससे कैसे भिन्न थी। यानी कि जो बम्बई दक्कन की जो राजस्व प्रणाली थी और जो बंगाल की जो राजस्व प्रणाली थी उनके बीच में क्या अंतर है, कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये समझिए। देखिए, जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई थी उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। इस और बंगाल में जो लागू की गई थी उसको क्या कहा जाता था, इस्तमरारी कहा जाता था। और ये इसके बिल्कुल अपोजिट थी। यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसमें जो टैक्स होता है, जो राजस्व होता है वो सीधे रैयत से तय किया जाता है, यानी बीच में जमींदार नहीं है। जबकि वहाँ पे क्या होता था, बीच में जमींदार होता था। या तो यहाँ पे सीधा मतलब किसान से ही टैक्स लिया जाता है। और इसको कैसे तय किया गया था ये समझिए। ये इन्होंने देखा कि अलग अलग तरह की भूमि है, उससे अलग अलग तरह की उपज होती है। तो उन्होंने क्या करा, एक औसत आय का अनुमान लगा दिया कि भाई ये भूमि इतना दे देगी, ये भूमि इतना उपज दे देगी, अंदाजा लगा लिया उन्होंने। और उसके आधार पे उन्होंने क्या करा, राजस्व जो है और जो किसान था उसकी राजस्व अदा करने की क्षमता का भी आकलन कर लिया कि ये इतना टैक्स दे सकता है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसी अनुपात में टैक्स का जो अमाउंट था वो बता दिया। और ये भी कह दिया कि हर 30 साल के बाद ज़मीनों का दोबारा से सर्वे करेंगे और उसके हिसाब से राजस्व जो है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्थाई नहीं था जबकि उसमें स्थाई होता था, फिक्स होता था। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। वहाँ पे बीच में जमींदार होता है इस्तमरारी बंदोबस्त में, यहाँ पे जमींदार भी नहीं होता, डायरेक्ट लेते हैं टैक्स। ठीक है, तो क्लियर है आपको। नेक्स्ट है आपका कि 7वां क्वेश्चन है कि आप किन तथ्यों के आधार पे कह सकते हैं कि पहाड़ी जो लोग हैं उनका जीवन जो है वो जंगल से जुड़ा हुआ था। देखिए, पहाड़ी लोग जो थे वो जंगल की उपज से ही अपना गुजर बसर करते थे, झूम खेती करते थे, जंगलों में खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे। ठीक है, बेचने के लिए कोया हो गया, राल हो गया, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे। जंगल में जो पेड़ों के बीच में झोपड़ी बनाकर रहते थे। तो पूरा उनका जो जीवन था वो जंगलों के इर्द गिर्द था, पहाड़ियों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका जो जीवन था वो जंगलों से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथालों के विद्रोह के क्या कारण थे। तो संथालों की जो जमीन थी उस पर ब्रिटिश शासन के द्वारा टैक्स लगा दिया गया था जो कि बहुत ज़्यादा था। और ब्रिटिश शासन के द्वारा ऊंची ब्याज दर उनसे वसूली जा रही थी। कर्ज ना अदा करने पे उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जा रहा था। तो ये कारण थे जिसकी वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संथालों के आगमन से पहाड़ी लोगों के किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन है कि संथालों के आगमन से पहाड़ी जो लोग थे उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो देखिए, संथाल जो लोग हैं उनके आने से जो पहाड़ी लोग थे इनको राजमहल की पहाड़ियों में अंदर की तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जो निचले हिस्से थे, जो घाटी वाले हिस्से थे, वहाँ पे इन्होंने जंगलों को काट के खेती शुरू कर दी थी। तो निचली पहाड़ी और घाटियों में नीचे की ओर आने से इनको रोक दिया गया, जो पहाड़ी लोग थे इनको। और ऊपरी पहाड़ी के चट्टाने और अधिक जो बंजर इलाके थे वहाँ पे इनको जाना पड़ा मजबूर होकर। और इनके इससे उनके रहन सहन और जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ा था। आगे चल के वो और ज़्यादा गरीब हो गए। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में जो रैयत समुदाय था, जो किसान था, उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए, 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। इसके बाद ब्रिटेन से जो कपास अमेरिका को जाती थी, ठीक है, सॉरी, अमेरिका से जो कपास ब्रिटेन को जाती थी उसमें कमी आ गई। अब ब्रिटेन को तो चाहिए थी कपास, अमेरिका उसको पहले के मुकाबले कम देने लगा। तो ब्रिटेन ने क्या किया, भारत से मतलब कपास की मांग को पूरा करने का प्रयास किया। ऐसे में भारत के लिए एक मौका था कपास को ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करके लाभ कमाने का। ठीक है, तो ऐसे में भारत की कपास की मांग बढ़ गई थी। भारत का जो रैयत समुदाय था उसका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इससे। अचानक से उसको खूब कर्ज मिलने लगा। ठीक है, उसको ऋण मिलने लगा था। उसे कपास उगाए जाने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये तो एडवांस मिलने लगे थे। ठीक है, और साहूकार भी उनको लंबी अवधि के लिए भी ऋण देने को तैयार हो गए थे। तो इस तरीके से उसका जीवन जो है वो प्रभावित हुआ क्योंकि कपास की डिमांड बढ़ गई थी। नेक्स्ट है कि बम्बई दक्कन में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की गई थी, इसकी विशेषता। तो देखिए, यहाँ पे रैयतवाड़ी जो राजस्व प्रणाली है ये लागू की गई थी।
और इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो टैक्स लिया जाता है वो सीधा डायरेक्ट रैयत से लिया जाता है, किसान से लिया जाता है, और उसकी अलग अलग भूमि के हिसाब से और किसान की जो टैक्स देने की क्षमता है उसके हिसाब से टैक्स का की जो राशि थी वो बनाई जाती थी। इसमें यह भी कहा गया था कि हर 30 साल के बाद सर्वे किया जाएगा और जो टैक्स बनेगा वो लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये पहले भी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त और स्थायी बंदोबस्त में अंतर स्पष्ट करो। तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त जो था वो तो फिक्स था, इसको स्तंभरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, और रैयत बंदोबस्त जो है वो ये ऊपर वाला है जो आपको बताया है। तो दोनों में क्या अंतर है, एक जगह पे जमींदार बिचौलिए के रूप में होते थे, तो दूसरी जगह पे डायरेक्ट किसानों से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, एक जगह पे टैक्स जो था वो फिक्स था, तो दूसरी जगह पे क्या होता था, उनकी ज़मीनों के हिसाब से और उनकी क्षमता के हिसाब से टैक्स को लिया जाता था। तो ये अंतर था दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के दौरान किसानों के कर्जदार होने के कारण बताने। तो देखिए, राजस्व की मांग बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से किसान कर्जदार हो गए थे। स्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व निर्धारित कर दिया था, जिससे कि किसान को देना होता था, चाहे फसल अच्छी हो चाहे खराब हो, उसको टैक्स देना था। तो इसकी वजह से भी वो क्या थे, कर्जदार हो गए। किसानों को कृषि उपकरण, बीज वगैरह या कुछ भी चाहिए होता था तो उसके लिए सीधा कर्ज लेना पड़ता था साहूकार लोगों से, वो ज़्यादा ब्याज लगा देते थे और फिर वो ब्याज भरते 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 कर्जदार होते रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के दौरान हल और कुदाल यानी कि जो पहाड़ी लोग और संथाल लोग हैं इनके बीच में जो संघर्ष था उसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहाड़ी लोग राजमहल की पहाड़ी में रहते थे, झूम खेती करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे। संथाल जो थे वो स्थायी कृषि करते थे, वो जंगलों को काट देते थे, हल का प्रयोग करते थे। संथालों के आगमन से पहाड़ी लोगों का जो जीवन था वो प्रभावित हो गया था, इनको राजमहल की पहाड़ी में भीतर की तरफ जाके बसना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी जो थे वो संथालों को बढ़ावा दे रहे थे क्योंकि उनको जंगल को कटवाना था, स्थायी कृषि के लिए क्षेत्र बनवाना था। ठीक है, और इसी कारण संथाल और जो पहाड़ी लोग हैं इनके बीच में संघर्ष हुआ। 3 नंबर वाले में लास्ट क्वेश्चन है कि 5वीं रिपोर्ट जो है उसमें जो सबूत दिए गए थे उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ईस्ट इंडिया के जो प्रशासन है और क्रियाकलाप है इसके विषय में 5वीं रिपोर्ट लाई गई थी, और इसमें क्या सबूत के लिए क्या यूज़ किया गया था, जो रैयत हैं, जो जमींदार है, इनकी जो अर्जी थी इसको सबूत के रूप में यूज़ किया गया था। जो जिलों के कलेक्टर होते थे इनकी जो रिपोर्ट होती थी उसको सबूत के रूप में यूज़ किया गया था। राजस्व विवरण जो उसमें सांख्यिकी तालिकाएं वगैरह होती थी, ठीक है, उसको सबूत के रूप में यूज़ किया गया था। अधिकारियों के द्वारा जो लिखी गई टिप्पणियाँ थी उसको सबूत के रूप में यूज़ किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो ये 15वां क्वेश्चन भी आपको करा दिया है। अब बात करेंगे 8 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लैंड में कंपनी के जो क्रियाकलाप थे उसमें 1760 के दशक से ही बारीकी से नज़र रखी जाती थी। ऐसा करने के पीछे क्या कारण थे? तो देखिए, क्या हुआ कि ब्रिटेन के बहुत से समूहों द्वारा भारत तथा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करा। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत के साथ और चीन के साथ व्यापार कर रही थी और इन्हीं का एकाधिकार था। इस चीज़ का क्या करा था, विरोध किया गया था ब्रिटेन में। वो कह रहे थे कि और भी ब्रिटेन की कुछ कंपनियां हैं जो कि उनको भी वहाँ पे व्यापार करना चाहिए। फिर क्या था कि जो निजी व्यापारी हैं उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, जो भारत के साथ व्यापार करने को इच्छुक थे। और ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे वो ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर है, जो विनिर्माता है, उनके लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। वो चाहते थे कि भारत का बाजार उनके लिए खुल जाए ताकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका वर्चस्व कम हो जाए और जो दूसरे उद्योगपति हैं उनको भी मौका मिले। ठीक है, बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था और ये फ़ायदा पूरे ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं मिल रहा था। यानी ब्रिटेन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन बंगाल का फ़ायदा सीधा सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी, जबकि ब्रिटेन को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा था जो चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा विरोध था। कंपनी में क्या था, बहुत ज़्यादा कुशासन था, बेकार शासन चल रहा था, पूरी व्यवस्था ऐसे ही थी, बेकार सी अव्यवस्थित थी। कंपनी के जो अधिकारी थे वो बहुत लालची थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ठीक है, और ब्रिटिश संसद में इन सभी विषयों पे बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भू राजस्व जो नीति है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो देखिए, 3 तरह की व्यवस्था थी। पहली तो थी स्थायी बंदोबस्त जिसको हम स्तंभरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, दूसरी है रैयतवाड़ी और तीसरी है महालवाड़ी। तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। ये 1793 में लाई गई थी चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा। इसे स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त कहा जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन साइड में लागू किया गया था। इसमें जमींदार जो था उसका मेन रोल था। जमींदार जो था वो टैक्स को इकट्ठा करता था और अंग्रेजों को देता था। ठीक है, तो समा करता यानी जमा करने वाला कौन था, जमींदार था। राजस्व की मांग देखें तो वो स्थायी थी और काफ़ी ऊंची थी। जमींदार जो थे वो निर्धारित राजस्व राशि को गांव से इकट्ठा करते थे और उसके बाद वो अंग्रेजों को देते थे।
और नियमित रूप से राजस्व जो है वो राशि जो है वो कंपनी को अदा करना होता था। समय समय पर अगर लगान नहीं देते थे तो जमींदारों की ज़मीन जो थी, जो जमींदारी होती थी, उसकी जो संपत्ति होती थी, उसकी नीलामी कर दी जाती थी। तो ये तो था स्थायी बंदोबस्त, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में बम्बई का जो बम्बई दक्कन वाला हिस्सा है वहाँ पे लागू किया गया था। राजस्व की राशि जो थी इसमें जमींदार नहीं होता था, इसमें सीधा रैयत से ली जाती थी, यानी अंग्रेज हो गए और सीधा रैयत हो गए, इनके बीच में राजस्व का लेन देन होता था। ठीक है, जमींदार बीच में नहीं है यहाँ पे। और रैयत को भू स्वामित्व मिला हुआ था यहाँ पे। राजस्व की मांग जो थी वो चिर स्थायी नहीं थी, यानी कि परमानेंट नहीं थी। हर 30 साल के बाद उसका दोबारा से सर्वे करना था और उसके हिसाब से उसको बढ़ाना था। तीसरी है महालवाड़ी, ये उत्तर पश्चिम भारत में लागू हुई थी। इसमें जमीन को महाल यानी महाल के नाम से कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता था। संपूर्ण महाल यानी जो गांव को एक इकाई माना जाता था, यानी एक गांव जो है उसको पूरा एक इकाई यूनिट मान लिया जाता था। गांव के जो मुखिया होते थे उनके द्वारा भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, तो ये तीसरी व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो रैयत समुदाय था उसके जीवन पर अमेरिका का जो ग्रह था उसका क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, जब अमेरिका से ब्रिटेन आने वाले कच्चे माल में भारी गिरावट हो गई, अमेरिका में जब गृह युद्ध होता है तो अमेरिका ब्रिटेन को उतना कपास नहीं दे पाता जितना वो पहले दे पा रहा था, तो वहाँ पे गिरावट हो जाती है। ऐसे में ब्रिटेन को तो कपास चाहिए थी, तो वो भारत से मांगता है। ठीक है, भारत से कहता है कि भाई हमें कपास चाहिए। तो बम्बई से कपास के जो सौदागर थे वो कपास के पैदा करने के लिए क्षेत्रों का दौरा करते हैं। कपास की जो कीमतें हैं वो तेजी से उसमें उछाल आता है, तो कपास निर्यातक जो थे उनको अधिक से अधिक कपास खरीदकर ब्रिटेन को भेजना था ताकि ब्रिटेन की ज़रूरत पूरी हो सके। तो जो साहूकार लोग थे वो भी एडवांस में पैसे देने लगे थे। जो जो ग्रामीण थे, जो किसान थे, उनको खूब पैसा देने लगे कि भाई लो, कर्ज लो और ज़्यादा ज़्यादा कपास उगाओ। दक्कन के इलाकों में रैयतों को अचानक से बहुत ज़्यादा ऋण जो है, कर्ज जो है वो मिलने लगा था। कपास का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और कुछ धनी किसानों को ही इसका लाभ हुआ था। सभी किसानों को इसका लाभ नहीं हुआ था। जो ज़्यादातर किसान थे वो कर्ज के बोझ में ही दब गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, और ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप इसको पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है दक्कन दंगा कमीशन की रिपोर्ट की आलोचनात्मक समीक्षा। देखिए, दक्कन में जो विद्रोह फैला था उससे अंग्रेज सरकार जो थी वो बहुत चिंतित थी। तो बम्बई की सरकार पर विद्रोह के कारणों की छानबीन के लिए दबाव बनाया गया था। तो छानबीन के लिए उन्होंने क्या करा, एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार की 1878 में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, उसमें पेश की गई थी। इस रिपोर्ट को दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इस आयोग द्वारा दंगा पीड़ित जिलों की जांच पड़ताल की गई थी। जिन जिन जिलों में दंगे हुए थे उसकी जांच की गई। जो वहाँ पे रैयत वर्ग था और जो साहूकार था, जो चश्मदीद गवाह थे, उन सब के बयान को दर्ज किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में जो राजस्व की दर थी उसको देखा गया, कीमतें देखी गई, ब्याज के जो आंकड़े थे वो इकट्ठे किए गए। फिर जो जिला के जो कलेक्टर थे उनको रिपोर्ट बना के उसकी पूरी रिपोर्ट का संकलन करके उसको दिया गया। और इन रिपोर्टों का अध्ययन जो है वो आलोचनात्मक रूप से करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट है ना वो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, उसको बनाने वाले जो है वो प्रशासन के ही हैं, तो प्रशासन के नज़रिए से लिखी गई है, तो वो रियल में बिल्कुल एक्यूरेट होगी, उस पर शक है। और ये रिपोर्ट सरकारी सरोकारों और अर्थ प्रतिबिंबित करती है। क्यों? क्योंकि सरकारी नज़रिए से लिखी गई है, सरकार के कर्मचारियों के द्वारा लिखी गई है। तो जाहिर सी बात है वो ब्रिटिश जो नीतियाँ रही होंगी उसके खिलाफ तो वो कुछ लिखेंगे नहीं। वो सारी की सारी जो गलतियाँ हैं वो जो जिन्होंने दंगा किया होगा उनको उन पे थोपेंगे। ठीक है, कारण के पीछे वो जाएंगे ही नहीं। तो ये थोड़ा सा इसका दूसरा नज़रिया भी है जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संथाल लोग राजमहल की पहाड़ी में आकर बसे, और इस संदर्भ में अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी। देखिए, 1780 के दशक के आसपास संथाल जो थे वो बंगाल के क्षेत्र में आने लगे थे। जमींदारों द्वारा खेती के लिए नई भूमि की आवश्यकता थी, क्योंकि जमींदार जो थे वो खेती कराना चाहते थे नई नई भूमियों पे। और भूमि तैयार करने में संथालों का जो मेहनत है उसको यूज़ किया गया। भूमि कैसे तैयार की गई, जो भी जंगल था उसको काट के साफ कर दिया गया। जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो संथालों को महालों में बसने का निमंत्रण दे रहे थे कि भाई आइए गाँव में बसो। और ब्रिटिश पहाड़ियों को नियंत्रित करने में, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो पहाड़ी लोग जो थे उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने कोशिश ये की थी कि पहाड़ियों से भी वो खेती करवाएं, जंगलों को कटवाएं, लेकिन उन्होंने उसे करने से मना कर दिया। ठीक है, और वो हल का यूज़ नहीं करते थे, वो कुदाल का यूज़ करते थे, हल का यूज़ करने से भी उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए ब्रिटिश जो थे उनके पास एक ऑप्शन था संथालों का, उन्होंने संथालों को बढ़ावा दिया
और ब्रिटिश की नज़र में संथाल जो थे वो आदर्श बाशिंदे थे। आदर्श क्यों? क्योंकि ये एक जगह पे परमानेंट रहते थे, स्थायी रूप से रहते थे, जंगलों को साफ करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, जंगलों को काट के स्थायी रूप से कृषि करते थे, इसलिए उनकी नज़र में ये आदर्श बाशिंदे थे। संथालों को जंगल साफ करने से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परहेज नहीं था, तो संथाल का जो भूमि, ये क्या करते थे, भूमि पे पूरी ताकत लगाकर उसको जोतते थे। अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल की तलहटी में बसाया गया। इनको राजमहल की तलहटी पे इसलिए बसाया गया ताकि जो पहाड़ी लोग हैं वो इधर ना आ सके, ठीक है, और ये उन जमीनों को, जंगलों को साफ करके क्या करेंगे, वहाँ पे खेती शुरू कर देंगे। 1832 तक जमीन का काफ़ी बड़ा इलाका जो था दामिनी कोह के तहत सीमांकित कर दिया गया था, यानी जो दामिनी कोह वाली ज़मीन थी वो इन संथालों को देनी थी, और इससे संथालों की भूमि भी घोषित कर दिया गया था। संथाल जो थे वो स्थायी किसान के रूप में स्थापित थे, और अंग्रेज जो थे वो भू राजस्व में संथालों का योगदान, ठीक है, अंग्रेजों के भू राजस्व में संथालों का महत्वपूर्ण योगदान भी था, क्योंकि परमानेंट खेती कर रहे थे, जंगलों को साफ कर रहे थे, कृषि योग्य भूमि बढ़ा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि अनाज और उपज बढ़ेगी, उपज बढ़ेगी तो उससे जो उनको टैक्स है वो भी बढ़ेगा, फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। इससे पहले के सारे सपोर्टिंग मटेरियल के चैप्टर करा रखे हैं, इसके बाद के भी मैं जल्दी कराने का प्रयास करूँगा, और सारे चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाई हुई है, तो आप उसको जाके सर्च करके देख सकते हैं।